Hello and welcome back to Dronacharya IS YouTube channel. I'm Dr. Daman Benipal presenting you all daily current affairs covering 1st March 2022. Well, इस वीडियो लेक्चर में हम आज के द हिंदी न्यूज़पेपर में आए हुए वो सभी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे जो कि हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. सो लेट्स बिगिन विद इट. तो चलिए शुरुआत करते हैं. आज का हमारा पहला न्यूज़ आर्टिकल रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड है. यूक्रेन क्राइसिस को लेकर यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने एक इमरजेंसी स्पेशल सेशन कन्वीन किया जिसके अंदर द सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गटर्स ने अपनी ओपनिंग स्पीच में ये कहा कि जो यूक्रेन में फाइट चल रही है, द फाइटिंग इन यूक्रेन मस्ट स्टॉप. एंड उन्होंने अपनी स्पीच में ये भी कहा कि जो फाइट यूक्रेन में चल रही है इट इज़ रेंजिंग अक्रॉस फ्रॉम एयर, लैंड एंड सी एंड इट मस्ट स्टॉप नाउ. इसी दौरान यूक्रेन के यूएन एम्बेसडर ने रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन का जो ऑर्डर है जिसमें उन्होंने रशियन न्यूक्लियर फोर्सेस को ऑन अलर्ट किया है, इस ऑर्डर को मैडनेस डिस्क्राइब किया. इससे लेकर रशिया के यूएन एम्बेसडर ने कहा कि दे डोंट इंटेंड टू ऑक्यूपाई यूक्रेन एंड जो उनका ऑपरेशन यूक्रेन में चल रहा है दैट इज़ ओनली टू प्रोटेक्ट द पीपल ऑफ डॉनबास. डॉनबास एरिया में जो हमारा डोनेस्क और लुहांस्क का जो एरिया आता है वहाँ के लोगों की प्रोटेक्शन के लिए रशिया अपना ऑपरेशन यूक्रेन के अंदर कंडक्ट कर रहा है एंड जिसका एम है टू डीमिलिटराइज एंड डी जीनोसाइड यूक्रेन. एंड अलॉन्ग विद दिस रशिया के यूएन एम्बेसडर ने इवन यूएसए को एक्यूज़ किया दैट दे वर प्रोवाइडिंग यूक्रेन वेपन्स जिसकी वजह से जो यूक्रेनियन पीपल हैं दे आर फाइटिंग टुडे. इस दौरान चाइना के यूएन एम्बेसडर ने भी चाइना का जो स्टैंड है वहाँ पे क्लियर किया एंड दे सेड दैट चाइना इज़ बेसिकली सपोर्टिंग द नेगोशिएशन बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया. एंड इस सेशन में वेस्टर्न डिप्लोमैट्स ने इवन बेलारूस को कंडेम किया बिकॉज दे सेड दैट बेलारूस इज एडिंग रशियाज वॉर ऑन यूक्रेन एंड दे ऑल्सो सेड दैट बेलारूस हैज़ वायलेटेड इट्स ऑब्लिगेशन अंडर यूनाइटेड नेशंस चार्टर एंड द इंटरनेशनल लॉज. इवन यूरोपियन यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव ने भी रशिया को कंडेम किया फॉर इन्वेडिंग यूक्रेन एंड साथ ही में बेलारूस को भी कंडेम किया फॉर इट्स इन्वॉल्वमेंट इन द यूक्रेन्स वॉर. वी सॉ दैट इससे पहले यूनाइटेड स्टेट्स ने जो रेजोल्यूशन लीड किया था विच वॉज क्रिटिसाइजिंग रशिया एट द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इन द रेजोल्यूशन 8979 जिसे रशिया ने वीटो कर दिया था. एंड इसमें हमने हमारी लास्ट वीडियो में ये भी डिस्कस किया था कि इस रेजोल्यूशन की वोटिंग के दौरान इंडिया, चाइना और यूएई ने एब्सटेन किया था फ्रॉम वोटिंग. Well, इसके बाद now there's another resolution on Ukraine which is being heard at the 11th emergency special session of the United Nations General Assembly and it was mandated by the United Nations Security Council especially after Russia vetoed the previous resolution. एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड कि ये जो रेजोल्यूशन डिस्कस किया जा रहा है इट इज़ बेसिकली टफर एंड मोर लेंदियर वर्जन ऑफ द रेजोल्यूशन 8979 जिसे रशिया ने वीटो किया था. हालांकि इस आर्टिकल में ये बताया गया दैट इट इज़ मोर लाइकली दैट इंडिया विल ऑल्सो अब्सटेन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन एज वेल. हाउएवर जो ऑफिशियल्स हैं दे सेड दैट दे विल टेक अ फाइनल कॉल बेस्ड ऑन द टेक्स्ट एंड इंडिया इज़ हाउएवर मोर inclined to support the another resolution which is due to be discussed at the United Nations Security Council, which is basically ensuring the humanitarian access for civilians and the refugees. And government ने भी ये officially कहा है that the safety of the Indian citizens which are basically fleeing in the violence of Ukraine, it is the topmost priority for India. अभी जो ड्राफ्ट सर्कुलेट किए जा रहे हैं बिफोर डिस्कशन, डिस्कशन इज़ एक्सपेक्टेड बाय ट्यूसडे. तो अगर ये यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में ये रेजोल्यूशन अगर पास होता है इट बेसिकली डिप्लोर्स in the strongest terms the Russian aggression on Ukraine and it demands that there should be complete withdrawal of troops and also जो रशिया का डिसीजन था जिसमें उन्होंने डोनेस्क और लुहांस्क एरियाज में जो इनक्लेव्स हैं इनको रिकग्नाइज किया था इसे भी रिवर्स किया जाए. एंड अलॉन्ग विद दिस इट डिमांड्स कि जितनी भी पार्टीज़ हैं दे शुड कम इमीडिएटली टू टॉक्स सो दैट वहाँ पे जो सिविलियंस हैं उनको अनइंटरप्टेड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस मिल सके. आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल सेकेंड एडवांस एस्टिमेट्स ऑफ जीडीपी से रिलेटेड है.
वेल, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने सेकेंड एडवांस एस्टिमेट्स ऑफ जीडीपी रिलीज़ किए हैं फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर। इससे पहले जनवरी 7 को फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स आए थे। वेल, फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट जो कि जनवरी में रिलीज़ हुए और अभी जो सेकेंड एडवांस एस्टिमेट्स आए हैं, इसमें बेसिक डिफरेंस ये है कि सेकेंड एडवांस एस्टिमेट्स के अंदर Q3 का जीडीपी डाटा इंक्लूड किया जाता है। Q3 बेसिकली अक्टूबर टू दिसंबर का जो जीडीपी डाटा है, इससे इंक्लूड करके हमारे पास आता है द सेकेंड एडवांस एस्टिमेट्स ऑफ जीडीपी। ना यहाँ से एक बार हम समझते हैं कि जो भी जीडीपी एस्टिमेट्स किए जाते हैं उसमें कितनी रिवीजन्स की जाती हैं। नाउ लेट्स से किसी भी फाइनेंशियल ईयर के लिए मान लो वी आर टॉकिंग अबाउट द 2021 एंड 22 जो हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, तो जो जीडीपी एस्टिमेट्स हैं इसमें बहुत सारे राउंड्स होते हैं रिवीजन के। हर साल जनवरी 7 को मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स को रिलीज़ करती है, जिसके बाद फरवरी एंड में Q3 के डाटा को इंक्लूड करके हमारे पास सेकेंड एडवांस एस्टिमेट्स आते हैं। देन बाय मई एंड पूरा का पूरा Q4 जो हमारा है जनवरी टू मार्च, इसके डाटा को इनकॉर्पोरेट करके मई एंड में हमारे पास आता है प्रोविजनल एस्टिमेट। वेल, इसके बाद अगले साल मतलब 2023 में जनवरी एंड में अगैन मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन दे विल रिलीज द फर्स्ट रिवाइज्ड एस्टिमेट। ठीक है, उसके बाद अगले साल 2024 जनवरी में आएगा सेकेंड रिवाइज्ड एस्टिमेट और 2025 में हमारे पास आएगा थर्ड रिवाइज्ड एस्टिमेट। नाउ ये जो जितनी भी रिवीजन्स होती हैं इसमें और डाटा इंक्लूड किया जाता है, जिसकी वजह से जो जीडीपी एस्टिमेट्स हैं ये और भी ज़्यादा एक्यूरेट और रोबस्ट हो जाते हैं। तो मतलब जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है इसका जो थर्ड रिवाइज्ड एस्टिमेट है वो 2025 जनवरी में आने वाला है। तो ये साइकिल चलती है इन टर्म्स ऑफ द रिवीजन्स ऑफ जीडीपी एस्टिमेट्स। सो अगर हम सेकेंड एडवांस एस्टिमेट्स के हाइलाइट्स देखें तो सबसे बड़ा कंसर्न यही है कि जो फाइनेंशियल ईयर 21 था इसमें कोविड-19 की वजह से देयर वाज अ बिग स्लम, एंड जिसके बाद ये कहा जा रहा था कि फाइनेंशियल ईयर 22 इज़ बेसिकली द ईयर ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी। तो जो फाइनेंशियल ईयर 22 में जो इकोनॉमिक रिकवरी हुई है, वेदर इट इज़ गुड इनफ फॉर द ओवरऑल जीडीपी, ताकि जो हमारी जीडीपी है इट कुड स्केल बैक टू द प्री कोविड लेवल। मतलब जो हमारा फाइनेंशियल ईयर 20 था उस टाइम पे जो हमारी जीडीपी लेवल तक क्या ये पहुंच पाएगा। तो जो सेकेंड एडवांस एस्टिमेट्स आए हैं इन्होंने कोई न्यू पिक्चर प्रोवाइड नहीं की। हाउएवर इट प्रेजेंटेड अ कम्प्लीटली डिफरेंट पिक्चर इन टर्म्स ऑफ द नेचर ऑफ इंडियाज़ इकोनॉमिक रिकवरी। इससे पहले जो फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स में जो पिक्चर आई थी उससे बिल्कुल डिफरेंट पिक्चर सेकेंड एडवांस एस्टिमेट्स में प्रेजेंट की गई। नाउ हाउ आर दीज टू पिक्चर्स डिफरेंट? नाउ बिफोर गोइंग इनटू दैट इट इज़ नेसेसरी फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि जो इंडिया की ओवरऑल जीडीपी है इसके 3 मेन इंजन्स हैं। सबसे बड़ा इसमें इंजन है दी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, द प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इट इज़ बेसिकली द मनी दैट एवरीवन इज स्पेंडिंग इन देयर पर्सनल कैपेसिटी। राइट, आप जो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में जो हमारी इकोनॉमी में मनी स्पेंड कर रहे हैं दैट इज़ द प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एंड इट बेसिकली अकाउंट्स फॉर 55% ऑफ आवर जीडीपी। तो ये सबसे बड़ा इंजन ऑफ ग्रोथ है इंडिया के लिए। The second one is, the money spent by the private firms, and to a very small degree by the government as well. And it goes towards, increasing the productive capacity. So this is basically in the form of, investment expenditure. और इसे हमेशा ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन के तौर पे दिखाया जाता है, एंड ये हमारी जीडीपी का तकरीबन 33% अकाउंट करता है। एंड तीसरा बड़ा इंजन आता है द मनी विच वॉज स्पेंट बाय द गवर्नमेंट टुवर्ड्स देयर कंजम्पशन। इससे पहले सेकंड में प्राइवेट फर्म्स और जो गवर्नमेंट अगर इन्वेस्टमेंट के लिए मनी स्पेंड कर रहा है तो उसको हमने ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में कवर कर लिया। लेकिन थर्ड आता है द स्पेंडिंग्स डन बाय गवर्नमेंट फॉर देयर ओन कंजम्पशन, एंड इसे गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के तौर पे देखा जाता है। तो दीज आर दी 3 मेन इंजन्स ऑफ ग्रोथ। एंड अगर हम फर्स्ट एडवांस्ड एस्टिमेट्स को देखें तो उसमें हमारी मेन ऑब्जर्वेशन यही थी कि जो ओवरऑल जीडीपी था इट वाज एक्सपेक्टेड टू गो पास्ट द प्री कोविड लेवल, एंड द रिकवरी वाज ड्रिवन बाय हायर इन्वेस्टमेंट्स। राइट,
क्योंकि जो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन था इसमें बहुत बड़ा स्पाइक था, तो इट काइंड ऑफ इंडिकेटेड कि जो रिकवरी होने वाली है इट विल बी ड्रिवन बाय द हायर इन्वेस्टमेंट। वेल यहाँ पे सबसे ज़्यादा वरी वाला जो पॉइंट था दैट वाज द पुअर लेवल्स ऑफ द प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इससे पहले भी जब हम इकोनॉमिक आर्टिकल्स कवर कर रहे थे वी वर टॉकिंग कि जो प्राइवेट डिमांड है वो यहाँ पे डिक्रीज़ हो गई थी, तो उसी के चलते जो हमारी जो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर था ये काफ़ी पुअर लेवल्स पे था एंड इट वाज वे बिलो द प्री कोविड लेवल एंड कहा जा रहा था कि इट इज़ एन इफेक्ट ऑफ द के शेप रिकवरी। नाउ इसी को लेकर इवन जो हमारा पर कैपिटा पर्सनल एक्सपेंडिचर था एज वेल एज पर कैपिटा जीडीपी जो था इट वाज ट्रू फॉर बोथ। सो ओवरऑल आर्ग्यूमेंट यही था कि येस जो हमारी जीडीपी है इट इज़ लाइकली टू गो बैक टू द प्री कोविड लेवल, बट यहाँ पे जो प्राइवेट इनकम और जो एक्सपेंडिचर था इट वाज फार बिलो द प्री कोविड लेवल। सो इट बेसिकली इम्प्लाइड कि जो हमारी कंज्यूमर डिमांड है ये काफ़ी वीक है। स्पेशली अगर हम इसे कंपेयर करते टू दी इन्वेस्टिंग जो कि बिजनेसेस के अंदर जो इंसेंटिव्स मिल रहे थे, जो इन्वेस्टमेंट हो रही थी, उसके कंपैरिजन में कंज्यूमर डिमांड काफ़ी वीक थी। लेकिन जो सेकेंड एडवांस्ड एस्टिमेट्स आए उसके अंदर ये जो इवॉल्विंग स्टोरी थी ये ऑल्टर हो गई ना। ओवरऑल जो जीडीपी है और जो हमारी पर कैपिटा जीडीपी है वो ज़्यादा चेंज नहीं हुई अगर हम कंपेयर करें इसे टू द फर्स्ट एडवांस्ड एस्टिमेट्स। हाउएवर जो हमारा ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन था एंड गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये यहाँ पे डिक्रीज़ हुए हैं इन आर सेकेंड एडवांस्ड एस्टिमेट्स। इससे पहले जो फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स आए थे उसके अंदर कैपिटल फॉर्मेशन एक्सपेंडिचर और जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर था ये हायर था, लेकिन सेकेंड एडवांस्ड एस्टिमेट्स के अंदर इनकी वैल्यू डिक्रीज़ हुई है। So overall, सारे components they are right now above the pre-COVID level and they are basically led by the private demand and which even augurs well for the future as well. तो बेसिकली जब फर्स्ट एडवांस्ड एस्टिमेट्स बनाए जाते हैं देर इज़ डेफिनेटली इनएडिक्वेसी ऑफ डाटा एंड there is no independent estimates which are done on the expenditure side. So जब Ministry of Statistics and Program Implementation जो डाटा कलेक्ट करती है it is basically on the gross value added और the production side of the economy. Whereas जब हम GDP estimates की बात करते हैं तो it basically arrives after adding up the expenditure. So basically Ministry of Statistics and Program Implementation they take the data from the production side and they classify those goods and services either as a consumption good or as an investment good. तो यहीं से आप देख सकते हैं we are right now in the time of such upheavals, there are so many volatility in our economy, so revisions are extremely important. फर्स्ट एस्टिमेट के बाद देखो क्वार्टर थर्ड का जब डाटा ऐड किया गया तो कितना बड़ा चेंज आया इन द सेकेंड एडवांस्ड एस्टिमेट्स। सो डेफिनेटली रिविजन्स आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट एंड अभी भी हमारे पास फाइनल पिक्चर नहीं है, वी स्टिल हैव इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। लाइक फॉर इंस्टेंस मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर का जो डाटा है इट विल कम ओनली इन द सेकेंड रिवाइज्ड एस्टिमेट्स जो कि 2024 में आने वाला है। सो फ़िलहाल अगर अभी जितना डाटा हमारे पास आया है इस जीडीपी डाटा को अगर देखा जाए सो डेफिनेटली वी कैन आर्ग्यू कि जो हमारी रिकवरी है वी आर डूइंग बेटर देन व्हाट वाज एस्टिमेटेड इन आर द फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स में जो प्रोडक्शन की गई थी उससे तो हम बेहतर कर रहे हैं विच इज़ रिफ्लेक्टेड थ्रू द सेकेंड एडवांस एस्टिमेट्स ऑफ जीडीपी। इसके अलावा इवन ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र अंडर डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड दे हैव ऑल्सो रिलीज द इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज़। सो यहाँ पे हमारा जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है दैट बिकम्स इम्पॉर्टेंट। इट इज़ अ वेरी कंपोजिट इंडेक्स एंड इसके अंदर जो इंडस्ट्रीज़ की जो ग्रोथ रेट है उसे मेजर किया जाता है एंड फॉर दैट वी क्लासीफाई इंडस्ट्रीज़ इनटू बेसिकली 2 ग्रुप्स। हमारे पास एक ब्रॉड सेक्टर आता है जिसके अंदर माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर इंक्लूड होता है एंड देन वी ऑल्सो हैव यूज बेस्ड सेक्टर जिसमें बेसिक गुड्स, कैपिटल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड किया जाता है। सो इंडिया ने जब पहली बार इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को कंप्यूट किया था इट वाज वे मोर अर्लियर जब इंटरनेशनल लेवल पे इसको लेकर रिकमेंडेशंस आई थी। सो बेसिकली द सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन जिससे फ़िलहाल हम नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस कहते हैं NSO, इन्होंने 1951 में रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी फॉर द कंपाइलेशन एंड पब्लिकेशन ऑफ द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन।
इट गोज़ बेसिकली अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, एंड इस इंडेक्स के लिए जो बेस ईयर लिया जाता है दैट इज़ 2011 and 12. These things are important from your prelims point of view. And NSO, it basically compiles the index of industrial production, and for this they use secondary data. So they basically receive this data from 14 source agencies in the various ministries and departments. And for this, the Department of Industrial Policy and Promotion, it is the source for the major chunk of data for the calculations. Also, you should know that what are basically the 8 core sectors. So जो हमारा Index of Industrial Production है, इसमें हमारे जो 8 core sectors हैं, they basically comprise of 40.27% of the weightage. So therefore, you should know the 8 core sectors. So these are refinery products, electricity, steel, coal, crude oil, नेचुरल गैस, सीमेंट एंड फर्टिलाइजर्स. तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में इनकी वेटेज के हिसाब से याद रखिएगा. सबसे ज़्यादा वेटेज यहाँ पे रिफाइनरी प्रोडक्ट्स की है, फॉलोड बाय इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट एंड फर्टिलाइजर्स. आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. सो बेसिकली IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, they have released the second part of its 6th assessment report. तो IPCC की जो 6th assessment report है, इसका second part release किया गया है. So the second part is all about climate change impacts, risk and vulnerabilities, adaptation options. सबसे पहले IPCC के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट्स कवर कर लेते हैं. इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज. As the name suggests, it is an intergovernmental body of United Nations. याद रखिएगा. And it is basically responsible for advancing knowledge on the human-induced climate change. इसके नेम से ही आपको ये पता चल रहा होगा. इट इज़ द पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज. तो क्लाइमेट चेंज को लेकर जो भी नॉलेज है, जो भी इंफॉर्मेशन है, ये इसको लेकर इस पैनल को ड्यूटी दी गई है. इसे 1988 में इस्टेब्लिश किया गया था बाय WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, एंड UNEP. वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट. इसे WMO और UNEP ने दोनों ने मिलकर इसे इस्टेब्लिश किया था 1988 में. इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है, एंड राइट नाउ इसके 195 मेंबर्स हैं. सो द फंक्शन इज़ टू प्रोवाइड द पॉलिसी मेकर्स द रेगुलर असेसमेंट ऑफ द क्लाइमेट चेंज. क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट क्या है, फ्यूचर रिस्क, अडेप्टेशन, मिटिगेशन, इन सब को लेकर असेसमेंट्स की जाती हैं ऑन द साइंटिफिक बेसिस, विच बेसिकली हेल्प्स द पॉलिसी मेकर्स. And for that, IPCC, as the name suggests, they publish the assessment report. And ऐसी पहली बार रिपोर्ट 1990 में आई थी, जिसके अंदर अर्थ का जो क्लाइमेट है उसकी स्टेट को प्रेजेंट किया गया था. एंड इसके बाद 4 और रिपोर्ट्स आई. पहली 1990 में आई, दूसरी 1995 में आई, देन 2001, 2007 एंड 2015. एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द 6th असेसमेंट रिपोर्ट. तो हर एक असेसमेंट रिपोर्ट के ऊपर जिससे पहले रिपोर्ट आती है उसको लेकर असेसमेंट की जाती हैं, क्या चेंजेस आए, कुछ और एविडेंसेस, कुछ और इन्फॉर्मेशन डाटा के साथ क्लाइमेट चेंज के ऊपर फोकस करते हुए थोड़ी और क्लैरिटी, सर्टेनिटी, एविडेंसेस के साथ नेक्स्ट रिपोर्ट्स आती हैं. So these are basically reports. आप इनको they don't tell countries to take such certain steps. ये जो पिक्चर है वो यहाँ पे प्रेजेंट करती है, जिससे जो कंट्रीज़ के जो पॉलिसी मेकर्स हैं they can have an idea that what is the situation of our climate right now. So right now IPCC ने जो सेकेंड पार्ट है 6th असेसमेंट रिपोर्ट का उसे रिलीज़ किया है. इससे पहले जो फर्स्ट पार्ट आया था इट वाज ऑन द फिजिकल साइंस ऑफ क्लाइमेट चेंज इन 2021, जिसमें ये वार्न किया गया कि जो 1.5 डिग्री सेल्सियस जो वार्मिंग हो रही है इट इज़ लाइकली टू हैपन बिफोर 2040 इटसेल्फ. सो इसके अलावा 6th असेसमेंट रिपोर्ट का थर्ड और फाइनल पार्ट भी आएगा, विच इज़ बेसिकली गोना फोकस ऑन द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ रिड्यूसिंग द एमिशन, एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड टू कम आउट इन अप्रैल 2022. सो अगर ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशंस को रिड्यूस करने के लिए स्ट्रॉन्ग स्टेप्स नहीं लिए गए तो इस रिपोर्ट में इवन वार्न किया गया कि किस तरह से मल्टीपल डिज़ास्टर्स आ सकते हैं विच वुड बी इंड्यूस्ड बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज. एंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इस रिपोर्ट में रीजनल और सेक्टोरल इम्पैक्ट्स जो हैं क्लाइमेट चेंज के उन्हें भी असेस किया गया है. एंड इट हैज़ ऑल्सो इंक्लूडेड द रिस्क टू द वल्नरेबल और द मेगा सिटीज़ अराउंड द वर्ल्ड.
एंड दिस इज़ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कि जो IPCC की जो रिपोर्ट आई है इसने हेल्थ इम्पैक्ट्स की भी बात की है विद रिस्पेक्ट टू द क्लाइमेट चेंज. सो इस रिपोर्ट की मेजर फाइंडिंग्स डिस्कस कर लेते हैं. सो इट हैज़ सेड कि जो ह्यूमन बींग्स और जो हमारा नेचुरल सिस्टम है इसकी एबिलिटी जिसके थ्रू वी कैन कोप अप विद द क्लाइमेट चेंज ये ऑलरेडी टेस्ट हो चुकी है. एंड फर्दर अगर ग्लोबल वार्मिंग होती है तो इससे काफ़ी मुश्किल हो जाएगा फॉर ह्यूमन बींग्स एज वेल एज़ फॉर द नेचुरल सिस्टम टू अडेप्ट. एंड इस रिपोर्ट में भी ये कहा गया कि अराउंड 45% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन इज़ लिविंग इन हाईली वनरेबल एरियाज ऑफ क्लाइमेट चेंज. एंड इसमें ये भी शो किया गया कि ये जो गैप आया है इन टर्म्स ऑफ अडेप्टेशन दिस इज़ बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फंड्स एंड पॉलिटिकल कमिटमेंट एंड ऑल्सो देयर इज़ एब्सेंस ऑफ रिलायबल इंफॉर्मेशन. सो इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया दैट देयर आर सर्टन फिजिबल एंड इफेक्टिव अडेप्टेशन ऑप्शंस जिनको अगर हम अडेप्ट करें वी कैन रिड्यूस रिस्क टू द पीपल एज वेल एज टू द नेचर. एंड इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज वेक्टर बॉर्न वाटर बॉर्न डिजीज़ जो हैं जस्ट लाइक मलेरिया डेंगू दे आर इंक्रीजिंग स्पेशली इन दी सब ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ एशिया. एंड ये भी इंडिकेट किया गया कि जो टेम्परेचर राइज हो रहा है इसकी वजह से सर्कुलेटरी रेस्पिरेटरी डायबिटिक या इन्फेक्शियस डिजीज़ की वजह से जो डेथ है वो भी इंक्रीज़ हो सकती है अलॉन्ग विद इन्फेंट मोर्टालिटी. Then we can experience the increased frequency of extreme weather events like heat waves, floods, droughts, air pollution, जिसकी वजह से undernutrition, allergic diseases और even mental disorders भी increase हो सकते हैं. तो इसमें ये भी कहा गया है कि अगर हम strong actions भी लें to reduce greenhouse gas emission तो इसकी वजह से in next 20 years we can reduce the threat. हाउएवर इससे हम कम्प्लीटली उन थ्रेट्स को एलिमिनेट नहीं कर सकते. एंड अगर टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस का जो थ्रेशहोल्ड है फ्रॉम द प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स अगर उसे इंक्रीज़ कर जाता है तो कुछ ऐसे चेंजेस भी आ सकते हैं विच आर इरिवर्सिबल. एंड डेफिनेटली ग्लोबल सी लेवल्स दे आर लाइकली टू राइज बाय 44 to 76 सेंटीमीटर इन दिस सेंचुरी अगर गवर्नमेंट्स ने उनके जो मिशन कटिंग प्लेजेस हैं जो टारगेट्स हैं उन्हें अगर अचीव नहीं किया तो. नाउ इंडिया स्पेसिफिक स्टडी भी इस रिपोर्ट में की गई. इंडिया को भी एक वनरेबल हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई किया गया है बिकॉज इंडिया के कुछ एरियाज़ कुछ सिटीज़ दे आर फेसिंग वेरी हाई रिस्क ऑफ क्लाइमेट डिजास्टर्स लाइक फ्लडिंग सी लेवल राइज हीट वेव्स. फॉर एग्जाम्पल मुंबई इज़ एट हाई रिस्क ऑफ सी लेवल राइज एंड फ्लडिंग. Ahmedabad is facing the danger of heat waves. Chennai, Bhubaneswar, Patna, Lucknow, they are also approaching the dangerous level in terms of heat and humidity. Similarly, अगर हम infrastructure like transportation, water and sanitation, energy system की बात करें, so it can also compromise because of extreme and slow onset of events, and जिसकी वजह से there could be economic losses and disruption of services which will impact the well-being of the people. एंड इस रिपोर्ट में ये भी शो किया कि जो अर्बन इंडिया है दैट इज़ एट ग्रेटर रिस्क देन द अदर एरियाज़. एंड जिसमें जो प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन होने वाली है दैट इज़ अराउंड 877 मिलियन बाय 2050 which is approximately is gonna double. 2020 में we have 480 million population and कुछ 877 million urban इंडिया के अंदर population हो जाएगी. So currently इंडिया में urbanization is at 35% and in next 15 years it is expected to rise by 40%. And यहाँ पे एक और चीज़ आई है the wet bulb temperature. नाउ सबसे पहले अगर हम वेट बल्ब टेम्परेचर की बात करें तो इट बेसिकली कंबाइंस हीट एंड ह्यूमिडिटी. तो अगर वेट बल्ब टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस का जो होता है इट इज़ वेरी डेंजरस फॉर ह्यूमंस. एंड जो 35 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है इट इज़ अनसर्वाइवेबल अगर ये मोर देन 6 आवर्स के लिए रह जाए. तो इसी लेकर ये शो किया गया कि राइट नाउ जो वेट बल्ब टेम्परेचर है इंडिया में इट रेयरली एक्सीड्स 31 डिग्री सेल्सियस. लेकिन जो मोस्ट ऑफ द कंट्री है इट एक्सपीरियंस दिस टेम्परेचर इन द रेंज ऑफ 25 to 30 डिग्रीज अकॉर्डिंग टू IPCC. लेकिन कुछ ऐसे एरियाज़ हैं हमारे पास लाइक दी नदरन एंड दी कोस्टल एरियाज़ जहाँ पे जो वेट बल्ब टेम्परेचर है इट कैन गो ओवर 31 डिग्री सेल्सियस बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी.
तो अगर एमिशंस इसी तरह से कंटिन्यू रही तो जो वेट बल्ब टेम्परेचर है ये एक्सीड कर सकता है द लिमिट ऑफ 35 डिग्री सेल्सियस विच इज़ द अनसर्वाइवेबल लिमिट, एंड मोस्ट ऑफ द इंडिया में 35 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है उससे टेम्परेचर इंक्रीज़ हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल क्वाड से रिलेटेड है। सो क्वाड इज़ बेसिकली क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ये एक इनफॉर्मल ग्रुप है जिसके अंदर इंडिया, यूएस और जापान एंड ऑस्ट्रेलिया इंक्लूड होते हैं। तो ये एक प्लेटफॉर्म है फॉर स्ट्रेटेजिक डायलॉग विच बेसिकली एम्स टू प्रॉस्पर द इंडो पैसिफिक एरिया, एंड इन सभी कंट्रीज़ में वी हैव शेयर्ड वैल्यूज़ इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, मार्केट इकोनॉमी एंड दी प्लूरलिस्टिक सोसाइटीज़ एज वेल। ना अगर हम क्वाड की बैकग्राउंड देखें, टाइमलाइन देखें, तो 2007 में जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो एबे ने इस आइडिया को मूट किया था, द आइडिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, लेकिन ये मटेरियलाइज नहीं हो पाया बिकॉज उस टाइम पे देयर वर रिलक्टेंस फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। लेकिन दिसंबर 2012 में जापान के प्राइम मिनिस्टर ने इस कॉन्सेप्ट को इनिशिएट किया, द एशियाज़ डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड, जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूएस को इन्वॉल्व किया गया। सो एम वाज बेसिकली कि जो हमारा मेरी टाइम जो इंडियन ओशन है उसे सेफ गार्ड करना, इंडियन ओशन से लेकर वेस्टर्न पैसिफिक का जो एरिया है इसको यहाँ पे सेफ गार्ड करना। एंड नवंबर 2017 में जो क्वाड कोएलिशन है इसको फाइनली जो प्रेजेंट डे फॉर्म में हम देखते हैं ये इसकी फॉर्मेशन हुई विद द एक्टिव फॉर्मेशन ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। सो मेन एम तो यही है कि जो क्रिटिकल सी रूट्स हैं इन द इंडो पैसिफिक एरिया वहाँ पे ओपन एंड फ्री नेविगेशन इसे मेंटेन की जाए। सो क्वाड कंट्रीज़ के अलावा वी हैव सम अदर कंट्रीज एज वेल लाइक साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड, वियतनाम, these countries they also want to participate in this dialogue। तो ये बेसिकली एक तरह से क्वाड प्लस बन सकता है। नाउ अगर हम क्वाड की इम्पोर्टेंस देखें तो इंडिया के लिए सबसे पहले चाइना की इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली जब इंडो चाइना बॉर्डर पे देयर आर सेवरल स्टैंड ऑफ्स बिटवीन इंडिया एंड द चाइनीज़ आर्मी, एंड वी ऑल्सो सी दैट इवन चाइना इज़ रिलक्टेंट टू स्टेप इन। So therefore India is looking for alternatives, and this Quad group is definitely going to counter the Chinese influence, and it is also a kind of post-COVID diplomacy because of COVID there were disruptions all across the world, and जो चाइना का जो नॉन ट्रांसपेरेंट सिस्टम है इसकी वजह से इंडिया के पास एक अपॉर्चुनिटी है टू बिकम वर्ल्ड्स मैन्युफैक्चरिंग हब, एंड देयरफॉर फ़िलहाल हम पोस्ट कोविड देख सकते हैं दैट इंडिया हैज़ अ लिवरेज टू एक्सपर्टाइज इन द वैक्सीन एंड फार्मा इंडस्ट्री, एंड बेसिकली टू इंक्रीज इट्स सॉफ्ट पावर इन दैट टर्म, and just even we are seeing that Japan and US they even want to shift their manufacturing companies out from China and basically to shift towards India। एंड इसी के साथ साथ इंडिया का सागर इनिशिएटिव भी है जिसके थ्रू इंडिया इज़ एमिंग टू बिकम द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द इंडियन ओशन एरिया, एंड जो क्वाड कॉपरेशन है इससे भी इंडिया को जो मल्टीपल स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं वहाँ पे अपना नेवल बेस बनाने का एक्सेस मिलेगा। सो अभी तक अगर हम देखें सो इंडिया हैज़ सपोर्टेड द रूल बेस्ड मल्टीपोलर वर्ल्ड, एंड इस क्वाड की वजह से इस रीजन में सुपर पावर बनने का जो एम्बिशन है इंडिया का वो इंडिया अचीव कर सकता है। एंड डेफिनेटली क्लाइमेट क्राइसिस की वजह से देयर इज़ अर्जेंसी इन दिस पर्टिकुलर एक्शन, एंड क्वाड नेशंस दे आर बेसिकली दे आर टेकिंग एफर्ट्स टुवर्ड्स द क्लाइमेट एम्बिशन, एंड इनका जो 2030 का जो टारगेट्स हैं उसमें इनको इंक्लूड किया गया है, रिन्यूएबल एनर्जी, क्लीन एनर्जी, इन सबको इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। So their focus is to increase the Indo-Pacific region's resilience towards climate change. Basically critical information जो है related to climate and disaster resilient infrastructure को यहाँ पे promote किया जाएगा। And obviously there are challenges before Quad as well। Quad को openly formally China ने oppose किया है, and they formally said that they are displeasured by the Quad meetings and they call it only a tool to contain China। और हर एक क्वाड का जो मेंबर है दे आर थ्रेटन्ड बाय चाइनाज एक्शन इन द साउथ चाइना सी, एंड देयर अटेम्प्ट्स टू एक्सपैंड देयर स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, लाइक चाइना के जो इनिशिएटिव्स हैं लाइक द वन रोड प्रोजेक्ट। So there are many initiatives by China, the One Belt, One Road initiative, Maritime Silk Route, Unsustainable Debt and Project Funding, जिसके थ्रू चाइना जो स्मॉल नेशंस हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है।
अलॉन्ग विद दिस चाइना की जो क्लोजनेस है आसियान के साथ वो काफ़ी बढ़ रही है एज दे हैव साइन द रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप. सो ऑब्वियसली आसियान एंड चाइना दे हैव come closer to each other, and China is trying to leverage its position in terms of trade and commerce. और ये भी देखा गया है कि जो क्वाड नेशंस हैं एट टाइम्स दे शो डिफरेंट एस्पिरेशंस, लाइक इंडिया हैज़ टू बैलेंस बिटवीन क्वाड एंड रशिया, इंडिया, चाइना, and there is reluctance which is shown by Australia for Quad in past. Similarly, Japan and US, they have their own economic interest with China, and there is definitely lack of coherence when it comes to define the Indo-Pacific area. So definitely there is need for continued discussion, and we need efforts jiske through we can build a resilient supply chains, we can enhance the availability of trusted critical technologies, we can counter disinformation, जिससे basically we can increase the global economic resilience. So all the member countries, they should develop a unified approach to tackle China rather than acting in their individual interest. So Quad can definitely be an effective tool to counter Chinese adventure and their imperialism ambitions in Indo-Pacific area. And therefore Quad nations have even begun to hold their annual naval exercises across the Indo-Pacific, ताकि जो उनकी interoperability है वो improve हो सके. And US itself, they have conducted the freedom of navigation patrols in the South China Sea. आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल GS3 पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. इट इज़ अबाउट PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान. So recently, Prime Minister Narendra Modi has urged state governments as well as the private sector to adopt the Gati Shakti portal, basically to plan their infrastructure projects and to develop the special economic zone. So Prime Minister has even emphasized कि जो गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान है इसे बेस बनाया जाए for their projects and economic zones. And for this, government has made around 7.5 trillion rupees capital allocation in the budget of 22 and 23. इससे पहले 5.54 trillion की capital allocation थी. तो definitely जो capital allocation है वो increase की गई है. अक्टूबर 2021 में प्राइम मिनिस्टर ने गति शक्ति प्रोग्राम अनाउंस किया था. सो इट इज़ अ पोर्टल जिसके थ्रू जो 16 मिनिस्ट्रीज़ हैं इनको एक साथ लाया जाएगा फॉर इंटीग्रेटेड प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स. एंड दिस पोर्टल इज़ एक्सपेक्टेड टू बी रेडी बाय March end. And there are more than 400 data layers which are now available on this portal, जिससे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है, ना सिर्फ वो प्रोजेक्ट्स जो कि एग्जिस्ट कर रहे हैं, साथ ही में जो प्रपोज प्रोजेक्ट्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स उनकी इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल है, अलॉन्ग विद द फॉरेस्ट लैंड, अवेलेबल इंडस्ट्रियल एस्टेट, इन सब की इन्फॉर्मेशन इस पोर्टल पे अवेलेबल है. सो गति शक्ति मास्टर प्लान इंडिया का जो 75th इंडिपेंडेंस डे था तब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया था. एंड इट इज़ बेसिकली 10 लाख करोड़ प्रोजेक्ट फॉर डेवलपिंग होलिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया. एंड इट इज़ बेसिकली इनकॉर्पोरेटिंग ऑल द इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम्स, जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ की या स्टेट गवर्नमेंट्स की जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम्स हैं उनको यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया जाएगा, लाइक भारतमाला, सागरमाला प्रोजेक्ट, इनलैंड वाटरवेज, ड्राई एंड लैंड पोर्ट्स, उड़ान, इन सबको यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा अलॉन्ग विद इकोनॉमिक जोन. टेक्सटाइल क्लस्टर्स हैं अगर कहीं पे, फार्मास्यूटिकल क्लस्टर्स अगर हैं, इन सबको यहाँ पे इंक्लूड किया जा रहा है ताकि इनके बीच की जो कनेक्टिविटी है वो इम्प्रूव हो सके एंड इंडिया का जो बिजनेस है वो और कॉम्पिटिटिव बन सके. सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो. हमने इस वीडियो में आज के पेपर के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे उन्हें हमारी प्रिपरेशन के साथ लिंक करते हुए डिस्कस किया. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन. थैंक यू.